वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ICAR नेट एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम वीट क्रॉप का जो फुल डिटेल था वो अपलोड हो चुका है और आज हम लोग चर्चा करेंगे धान के बारे में। पैडी क्रॉप कंप्लीट डिटेल रहेगा इसका और वन लाइनर क्वेश्चन जो भी आपके ICAR के एग्ज़ाम में या एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का समाकलन आपको एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट कोर्स यहाँ पर किया जाएगा और जितने भी एस्पायरेंट हैं तैयारी करने वाले वो सभी लोग जुड़ जाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे धान के बारे में। धान के बारे में क्या क्या डिटेल होती है उसको हम देखेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। राइस इज़ द स्टेबल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन तमाम एग्रीकल्चर एग्जामों में पूछे गए हैं कि जो विश्व का स्टेबल फूड है वो कौन सा है। तो यहाँ से एक उत्तर निकल के आता है राइस है हमारा, क्योंकि इसे 60% लोग कंज्यूम करते हैं ये स्टेबल फूड के रूप में। आगे बात करेंगे। अबाउट 90% ऑफ राइस ग्रोन इन द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन एशिया। और अगर पूरे विश्व की बात किया जाए तो केवल 90% जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन रेशियो है वो एशिया में किया जाता है। आगे देखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटेगा नहीं। जो भी ICAR के एग्ज़ाम में या और एग्रीकल्चर के एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ को मौखिक रूप से और कुछ ये आपको नोट्स के रूप में। और आप लोग एक पेन और कॉपी ले लीजिए, इसको नोट डाउन करते हुए चले जाइए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बार आप वीडियो देख लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे तो कभी भी आपको दोबारा राइस का जो क्रॉप है उसको देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके लिए टेम्परेचर की क्या आवश्यकता होती है? तो टेम्परेचर जो होता है इसका वो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होता है इसके लिए आवश्यक होता है। और क्या होता है? ह्यूमिड रीजन एंड ऑफ सब ट्रॉपिक्स। जो सब ट्रॉपिक्स एरिया का ह्यूमिड रीजन होता है वो भी हमारा इसके लिए सबसे बेस्ट होता है। आगे बात करेंगे, राइस कंटेन लेस प्रोटीन। प्रोटीन राइस में कितना होता है? तो 6 से 7% होता है। और फैट की बात की जाए वहीं पर तो 2 से 2.5% फैट होता है। ये माइलिंग के समय नष्ट हो जाता है। तो माइलिंग क्या होता है, यहाँ से निकल के आता है। तो माइलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एम्ब्रियो को रिमूव किया जाता है और जिसे पॉलिशिंग की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो विटामिन बी बराबर अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं पॉलिश्ड राइस को तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है और बेरी बेरी रोग होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है UP PCS में एग्ज़ाम 2010 में। आगे बात करेंगे हम, हुलिंग परसेंट इन राइस कितना होता है? तो 66% होता है, या 2/3 भाग ऑफ पैडी का। पैडी का 2/3 भाग उसका हुलिंग होता है, या अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो हम उसको 66% कह देंगे। आगे बात करेंगे, 400 से 500 लीटर ऑफ वाटर यूज़ द प्रोडक्शन ऑफ 1 kg प्लांट ड्राई मैटर। जो 1 kg प्लांट का ड्राई मैटर होता है उसे बनने में धान के 1 kg, जिसे हम पुआल कहते हैं, 1 kg पुआल बनने में 400 से 500 लीटर पानी का कंजम्पशन होता है। वहीं अगर बात किया जाए 1 kg राइस ग्रेन प्रोडक्शन में तो हमारा 5000 लीटर पानी का यूज़ होता है। आगे हम लोग देखेंगे, इन राइस फील्ड टू प्रिवेंट डीनाइट्रिफिकेशन एंड लीचिंग लॉस। राइस के खेत में, धान के खेत में डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के द्वारा जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का लॉस होता है उसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुड बी इनकारपोरेटेड इन रिड्यूस जोन। उसे रिड्यूस जोन, एक दो होता है, एक एरेबल जोन होता है और एक रिड्यूस जोन होता है। एरेबल जोन में क्या होता है कि वहाँ से जो हमारा होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। किस चीज़ का? तो हमारा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का। इसलिए हमें हमेशा रिड्यूस जोन में ही नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को देना चाहिए धान में। आगे बात करेंगे, राइस फील्ड सबमर्जेंस इन 5 सेंटीमीटर डीप वाटर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एंड ग्रेन फार्मेटिव स्टेज। जब रिप्रोडक्टिव और ग्रेन फार्मेटिव स्टेज अर्थात जब दाने बनने की अवस्था आती है तो उस समय धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमारा लगा हुआ होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का होता है प्रक्रिया और जो ग्रेन फार्मेशन होता है, दाना बनना जिसे हम मिल्किंग स्टेज कहते हैं, उसके बाद अगर पानी की कमी रहती है तो दाने अच्छे से नहीं बन पाते हैं। इसलिए 5 सेंटीमीटर पानी बहुत ही आवश्यक होता है। आगे बात करेंगे, राइस ग्रेन रिलेटिवली रिच इन लाइसिन विच इज 4% ऑफ टोटल प्रोटीन फ्रैक्शन। धान में जो भी प्रोटीन पाया जाता है चावल में उसमें 4% जो होता है वो हमारा लाइसिन प्रोटीन पाया जाता है। द मेन प्रोटीन इन राइस,
राइस की जो धान की मेन प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ओराइजेनिन कहा जाता है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं या जितना वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसको देखते हैं, तो आप किसी भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में, वो चाहे IBPS का हो, उससे भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आपका ICAR का हो, नेट का हो, PhD का हो, JRF हो, SRF हो, सारे मिल जाएंगे। बस शिद्दत के साथ आपको लगना पड़ेगा। आगे बात करेंगे प्रोपानिल। प्रोपानिल क्या होता है, तो इसे हम स्टाम F34 कहते हैं। ये ICAR पूछा है JRF के एग्ज़ाम में। इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड इन राइस। ये क्या है, तो ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। किसके लिए, तो वो राइस के लिए। प्रोपानिल जिसे हम लोग, इसका ट्रेड नेम होता है स्टाम F34। आगे बात करेंगे एरिया डिस्ट्रीब्यूशन के, किस जगह पे क्या क्या इसका एरिया और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया के मामले में। तो धान में सबसे आगे भारत में है सबसे ज़्यादा एरिया, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। आपके एरिया में दूसरे नंबर पे है, लेकिन प्रोडक्शन में सबसे आगे चाइना है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत है हमारा, फिर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया एरिया और प्रोडक्शन दोनों में हमारा तीसरे नंबर पे है। आगे बात करेंगे प्रोडक्टिविटी का, उत्पादकता का। तो जो USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ का प्रोडक्टिविटी धान का सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो जापान आ जाएगा, और थर्ड नंबर पे चाइना का प्रोडक्टिविटी आता है। आगे बात करेंगे हम लोग इंडिया। इंडिया में क्या है स्थिति इसकी, तो एरिया भारत में सबसे ज़्यादा एरिया धान उत्पादन का, तो वो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद फिर यूपी में है, उसके बाद फिर बिहार में है। यूपी हमारा दूसरे नंबर पे है, बिहार तीसरे नंबर पे है, और वेस्ट बंगाल एरिया। वहीं बात किया जाए प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन के मामले में भी वेस्ट बंगाल हमारा पहले नंबर पे है। तो यहाँ से निकल के आता है एरिया और प्रोडक्शन के मामले में भारत का सबसे अग्रणी राज्य, लीडिंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसिंग इन राइस क्रॉप, तो हमारा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। वहीं अगर प्रोडक्शन की बात किया जाए तो यूपी हमेशा एरिया और प्रोडक्शन दोनों में दूसरे स्थान पर बना हुआ है, और आंध्र प्रदेश प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पे है। और वहीं बात किया जाए प्रोडक्टिविटी का, तो हमारा सबसे हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो होता है वो हमारा पंजाब का है। क्यों, क्योंकि वहाँ 34 क्विंटल पर हेक्टेयर का प्रोडक्शन प्राप्त किया गया है। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता होता है। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है ओराइजा सटाइवा। ये क्या है, कैसा है, तो ये डिप्लॉयड है, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं। और इसमें क्रोमोसोम का संख्या जो होता है वो 2n=24, n=12, अर्थात 2n बराबर 24 होता है हमारा। आगे बात करेंगे इंडिका की। तो ओराइजा सटाइवा को 3 सब स्पीसीज में बांटा गया है। आगे बात करेंगे इंडिका। इंडिका का जो वो होता है फीचर होता है वो टाल स्टेचर, इरिस्पॉन्सिव टू हाई इनपुट कंडीशन, लो प्रोडक्टिविटी। ये हमारी इंडिका का जो स्पीसीज़ है वो उसका है। और जापोनिका का वहीं बात करेंगे तो शॉर्ट स्ट्रेचर होता है इसका। इंडिका का टाल स्ट्रेचर होता है, इसका शॉर्ट स्ट्रेचर होता है जापोनिका का। और वहीं बात किया जाए रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव इनपुट कंडीशन, ये जो हमारा होता है वो लो प्रोडक्टिविटी को डिनोट करता है। ये हमारा इंटेंसिव इनपुट कंडीशन को डिनोट करता है जापोनिका। आगे बात करेंगे जवानिका, या इसे बालू राइस भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पर उगाया जाता है, तो ये मेनली जो है वो इंडोनेशिया में इसका क्रॉपिंग किया जाता है, जवानिका, या इसे बालू राइस भी कहा जाता है। तो यहाँ से कुछ क्लियर होगा, जो हमारा ओराइजा सटाइवा है वो हमारा डिप्लॉयड है, 2n=24 इसका होता है। और आगे हम दूसरा देख लेंगे ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा ग्लेबेरिमा जो हमारा है वो वेस्ट अफ्रीका में केवल उगाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो पूछ दिया था कि कौन सी धान की प्रजाति ऐसी है जो केवल वेस्ट पश्चिमी इस अफ्रीका में उगाई जाती है, तो हमारा ओराइजा ग्लेबेरिमा होता है। आगे हम लोग बात करेंगे राइस कैसा फसल है, तो राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। राइस जो हमारा होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है। और राइस के फ्रूट को क्या कहते हैं, तो उसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। और वहीं बात किया जाए कैरियोप्सिस इज टाइटली इनक्लोज्ड बाई, तो कैरियोप्सिस किसके द्वारा बंधा हुआ होता है, तो लेमा और पेलिया के द्वारा बंधा रहता है, जिसे हम लोग हुल कहते हैं। हुल अर्थात उसका जो भूसी होता है, उसके ऊपर का जो कवच होता है उसे हुल कहते हैं, और उसको हटाने की प्रक्रिया को हुलिंग कहा जाता है। और टोटल हुलिंग आपको ऊपर अभी मैंने बताया 66% होता है, या 2/3 ऑफ पैडी होता है। तो जो कैरियोप्सिस होता है वो लेमा और पेलिया के द्वारा कंप्लीटली टाइटली इनक्लोज्ड होता है। आगे बात करेंगे टेस्ट वेट। टेस्ट वेट जो होता है वो हमारा 1000 सीट का होता है, ठीक है। तो टेस्ट वेट ऑफ राइस तो वो 25 ग्राम होता है।
और वहीं बात किया जाए सीड इंडेक्स का, तो सीड इंडेक्स में हमारा 100 सीड का वेट लिया जाता है। कितने का? 100 सीड का वेट हमारा सीड इंडेक्स में लिया जाता है। और बात अगर टेस्ट वेट की हो जाएगी तो 1000 सीड का वेट हमारा लिया जाता है। 1000 सीड का जो वेट होता है वो 25 ग्राम राइस का होता है। आगे बात करेंगे, राइस स्टेम इज कॉमनली कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हॉल या काम कहते हैं। इसे कुलम भी पढ़ते हैं और कॉम भी पढ़ते हैं। तो राइस का स्टेम जो होता है उसे हॉल्म और कॉम भी कहा जाता है। इन्फ्लोरोसेंस को क्या कहते हैं राइस के? तो उसे पेनिकल कहते हैं। तो पेनिकल क्या होता है? तो पेनिकल जो हमारा होता है वो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेनिकल होता है वो ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट होता है। आगे बात करेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट के लिए ये C3 प्लांट है। बिल्कुल, राइस का जो हमारा है वो C3 है, शॉर्ट डे है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए आवश्यक होता है। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहने से इसका जो कलियाँ निकलती हैं या टिल्डरिंग होती है वो अच्छे तरीके से हो जाती है। और सॉइल कैसी चाहिए होती है इसे? तो सॉइल के लिए क्ले सॉइल और क्ले लोम सॉइल जो होती है वो बेस्ट सॉइल होती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस। पीएच जो इसका होता है वो 5.5 से 6.5 होता है, पीएच वैल्यू सुटेबल। आगे बात करेंगे हम लोग, राइस इज सेमी एक्वाटिक प्लांट। राइस कैसा प्लांट है? तो सेमी एक्वाटिक प्लांट है, ग्रोन बेस्ट अंडर सबमर्ज कंडीशन। ये एक्वाटिक प्लांट है अर्थात जलीय पौधा है, सेमी एक्वाटिक कुछ मात्रा में जलीय पौधा है, ग्रोन बेस्ट अंडर सबमर्ज कंडीशन, जिसे सबमर्ज कंडीशन में अच्छी तरीके से उगाया जा सकता है। दिस कंडीशन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई एरन काइमेटस टिश्यू ऑफ लीफ। इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेड होता है अर्थात ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा एरेनकाइमेटस टिश्यू ऑफ लीव्स, लीव्स की पत्तियों में जो एरेनकाइमेटस टिश्यू होता है उसके द्वारा होता है। आगे बात करेंगे सीजन में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ऑस ऑस सीजन जो होती है वो सोविंग टाइम होता है अप्रैल से मई। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? ए इसका लेंगे, ए इसका लेंगे, ऑस अप्रैल मई। अमन, अमन की बात किया जाए तो इसे खरीफ क्रॉप भी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि खरीफ क्रॉप को क्या किस नाम से जानते हैं, तो उसे अमन के नाम से जानते हैं। ए पहले का हो गया, ऑस का हो गया अप्रैल मई। और वहीं बात किया जाए अमन का, तो इसका अमन का सोइंग टाइम ए जे, ठीक, ए जे। ए ऑस का हो गया अप्रैल मई, ए जे अमन का हो गया जून जुलाई, और बी का हो गया बी एन। तो हम इसको ले लेंगे। बोरो का जो हमारा जिसे स्प्रिंग सीजन का भी कहा जाता है, तो सोविंग टाइम इसका जो होता है वो नवंबर से दिसंबर का होता है। तो यहाँ से आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऑस का जो सोविंग टाइम होता है वो अप्रैल से मई होगा, अमन का जो होगा वो जून से जुलाई होगा, और बोरो का जो होगा वो नवंबर से दिसंबर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री ओनली खरीफ क्रॉप इज टेकन। तो भारत का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पे केवल खरीफ धान को जो है वो खरीफ फसल के रूप में ही लिया जाता है? तो हमारा वो उत्तर पूर्वी भाग जितने भी हैं वहाँ पे धान को केवल खरीफ के फसल में सीजन में उगाया जाता है। आगे बात करेंगे वेराइटी की इसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस डेवलप इन वर्ल्ड। विश्व में जो भारत की पहली वेराइटी डेवलप की गई थी वो कौन सी थी? तो वो थी TN1। इसे क्या कहते हैं? इसे ताइचुंग नेटिव भी कहा जाता है। इसका पूरा नाम जो होता है वो ताइचुंग नेटिव फर्स्ट भी कहा जाता है। कहाँ पर हुआ था इसका डेवलपमेंट? तो इन ताइवान। कब हुआ था? तो 64-65 में, 1964 और 1965 में TN1 जो हमारा है वो सबसे फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस है। ड्वार्फ वेराइटी राइस की पूरे विश्व में अगर बात किया जाएगा तो TN1 आ जाएगा, ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। इसे ताइवान में डेवलप किया गया था और 1964 और 65 के सन में। आगे बात करेंगे फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी अगर पूछ दे, अगर बात कर रहा है कि फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी की, तो हमारा TN1 हो जाएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। और वहीं बात किया जाए फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी डेवलप इन वर्ल्ड, तो हमारा IR8 हो जाएगा। IR8 जो था उसे 2 से क्रॉस करके बनाया गया था। तो DG वू ये एक जीन है, और गुड़े पेटा से इसका क्रॉस करा के DG वू जीन का IR8 को पैदा किया था, जो फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी थी पूरे विश्व की। आगे बात करेंगे, इट वाज फर्स्ट नॉन वेराइटी ऑफ IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मनीला में है। 1966 में ये यहाँ से उत्पादित की गई थी। आगे हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ DG वू जीन इज, मीनिंग ऑफ DG वू जीन।
बात तो आ गई कि डीजीवू और पेटा का क्रॉस करा करके IR8 को प्रोड्यूस किया गया था। और डीजीवू का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग्ड, अर्थात टिप जो होता है उसका कलर ब्राउन होता है, और जो इसका लेग होता है अर्थात स्टेम नीचे वाला, तो वो शॉर्ट होता है। आगे बात करेंगे फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी। सेमी ड्वार्फ वेराइटी की बात किया जाएगा तो जया आ जाएगा, तो हमारा 1968 में बाई डॉक्टर शास्त्री जी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी, अगर भारतीय सेमी ड्वार्फ वेराइटी की बात कर रहा है फर्स्ट, तो हमारा जया है। 1968 में इसे प्रोड्यूस किया गया था बाई डॉक्टर शास्त्री जी के द्वारा। आगे हम लोग बात करेंगे जया को कैसे प्रोड्यूस किया गया है, तो ताईचुंग नेटिव फर्स्ट और टाइप 141 के क्रॉस के द्वारा जया को प्रोड्यूस किया गया था। TN1 एंड IR8 इन दोनों को, ताईचुंग नेटिव फर्स्ट और IR8, ताईचुंग नेटिव फर्स्ट जो हमारा ड्वार्फ वेराइटी है, पूरे विश्व में पहली ड्वार्फ वेराइटी है ये TN1, तो और IR8 इन दोनों को मिरेकल राइस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे म्यूटेंट वेराइटी ऑफ राइस, तो कौन सी है, तो जगन्नाथ और सतारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। म्यूटेंट वेराइटी दो हैं मुख्य रूप से, जगन्नाथ और सतारी। और वहीं बात किया जाए अगर डायरेक्ट सीडिंग के लिए, तो बाला जो वेराइटी होती है वो हमारी सबसे सुटेबल होती है। और BLB टॉलरेंट वेराइटी कौन सी है, BLB का मतलब होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। टॉलरेंट वेराइटी हमारी जो है वो TKM6 होती है। आगे वहीं बात करेंगे सैलिनिटी टॉलरेंट, तो सैलिनिटी टॉलरेंट जो हमारा है वो IR8 और लूनीश्री, ये दोनों हमारे सैलिनिटी टॉलरेंट वेराइटियाँ हैं। अगर वहीं बात किया जाए वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए सूटेबल वेराइटी, तो जलमग्न, नाम से ही इसका पता चल जाता है कि वाटर लॉक्ड जहाँ पे जल भराव रहता है, तो वो जलमग्न वेराइटी जो है उसके लिए सबसे सूटेबल होती है। वहीं अगर बात करें हम फर्स्ट हाइब्रिड बासमती इनवर्ट, फर्स्ट हाइब्रिड बासमती इनवर्ट कौन सा था, तो PRH10 था। ये सबसे पहली बासमती राइस है जो पूरे विश्व में पहले नंबर पे है, तो PRH10 है। वहीं अगर बात किया जाए फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया, फर्स्ट हाइब्रिड राइस जो है वो भारत की कौन सी है, तो CORH फर्स्ट है। कब इसे डेवलप किया गया था, तो 1994 में इसे डेवलप किया गया था। यहाँ एक वैरायटी का नोट हम इसलिए देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पूसा बासमती फर्स्ट। पूसा बासमती फर्स्ट का क्या सिस्टम है, तो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी है, डेवलप्ड बाय ARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बाय कन्वर्जेंट ब्रीडिंग टेक्निक। पूसा बासमती फर्स्ट को पूछ देता है कि कौन सी प्रजाति है जिसे कन्वर्जेंट ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है पूसा बासमती फर्स्ट। ये जो वेराइटी है वो हमारी कन्वर्जेंट ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। वहीं अगर बात करें आगे हम सीड रेट की, तो धान की फसल में सीड रेट का क्या हिसाब होता है, तो सबसे बड़ी बात जो होती है ब्रॉडकास्टिंग अगर हम करेंगे, छिटकवा विधि जिसे हम कहते हैं, काफ़ी क्षेत्रों में अभी भी उसकी बुआई की जाती है, तो उसके लिए हमें 100 kg प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। और वहीं बात करें अगर ड्रिलिंग की, तो ड्रिलिंग हमारा जो होता है वो ड्रिलिंग मेथड से 60 kg पर हेक्टेयर सीड रेट की आवश्यकता होती है। और हाइब्रिड राइस का जो सीड रेट होता है वो 15 kg पर हेक्टेयर होता है। और वहीं अगर बात करें डेपोग मेथड का, तो 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका हम करते हैं। और डेपोग मेथड में एक वुडन पैलिया होता है, अर्थात वुडन बॉक्स होता है जिसमें हम इसको उगाते हैं, और उसमें कंक्रीट, मिट्टी, पौधों की पत्तियाँ, यही सब रहता है। आगे बात करेंगे हर्बिसाइड, धान में मुख्य रूप से कौन सी की जाती है, तो एक तो प्रोपानिल के बारे में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड आपको बता ही दिया गया है, जिसे स्टाम F34 भी कहा जाता है। और वहीं बात करेंगे बूटाक्लोर की, जिसे मैटेक कहते हैं, इसका ट्रेड नेम होता है मैटेक। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हमारा यूज़ किया जाता है। और जो प्रोपानिल है वो हमारा पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड के रूप में वाइडली रूप से किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोपानिल का हम करते हैं उपयोग। वहीं बूटाक्लोर जो होता है इसका प्री इमरजेंस है, प्री इमरजेंस इसका कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी प्रक्रिया पैडी के फील्ड में की जाती है। तो पडलिंग करने से क्या लाभ होता है हमारा, तो इंक्रीज बुल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो हमारा जो बुल्क डेंसिटी होती है मृदा की वो उसमें वृद्धि हो जाता है। और बात करें बुल्क डेंसिटी होता कितना है, तो हमारा 1.4 से 1.7 ग्राम प्रति सीसी हमारा होता है सॉइल का बल्क डेंसिटी, इसे बुल्क डेंसिटी या बल्क डेंसिटी भी कहा जाता है। और रिड्यूस पर्कुलेशन लॉस ऑफ वाटर, जो पडलिंग की प्रक्रिया की जाती है, प्रोसेस ऑफ पडलिंग, उसके द्वारा जो पर्कुलेशन का द्वारा लॉस होता है वाटर का, वो हमारा कम हो जाता है। ये हमारा इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। मेन ऑब्जेक्ट अगर आता है पडलिंग का, तो रिड्यूस पर्कुलेशन लॉसेस ऑफ
वाटर। वहीं अगर बात करें इंक्रीज न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी हो जाती है पडलिंग करने से, और रिड्यूस वीड इन्फेस्टेशन, जो वीड होता है उसका इन्फेस्टेशन कम हो जाता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि रिड्यूस पर्कुलेशन लॉस ऑफ वाटर पडलिंग की प्रक्रिया द्वारा। आगे बात करेंगे क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर। तो कौन सा होता है धान के लिए क्रिटिकल स्टेज? तो हमारा बूटिंग स्टेज होता है और टिलरिंग स्टेज होता है, जो कम्स 2 to 20 DAT। DAT का मतलब होता है डे आफ्टर ट्रांसप्लांट। ये दो हमारे जो होते हैं वो पानी के प्रति क्रिटिकल स्टेज होता है पैडी के क्रॉप का। आगे बात करेंगे डेपोग मेथड के बारे में। डेपोग मेथड हमारा सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ये फिलीपींस के द्वारा उत्पन्न किया गया है, और ये इसमें जो सीडिंग होती है वो कितने दिन में तैयार होती है? तो हमारा 12 दिन में तैयार हो जाती है। बात करेंगे फॉर नर्सरी स्प्राउटेड सीड एट, जो हमारी नर्सरी के लिए सीड रेट की आवश्यकता होती है वो 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर ऑन वुडन प्लैंक्स। वुडन प्लैंक्स में जैसा मैं आपको बताया, वुडन प्लैंक्स में 1.5 से 3 kg प्रति मीटर स्क्वायर के लिए ये सफिशियंट होता है। और वहीं अगर बात किया जाए वुडन प्लैंक्स में होता क्या है, भरा क्या जाता है, तो ये क्या होता है ना कि वुडन प्लैंक्स में एक ट्रे होता है, लकड़ी का ट्रे होता है, जिसमें कंक्रीट फ्लोर और सीड बेड को बिछा देते हैं और उसे कवर्ड करते हैं किससे? पॉलीथीन सीट के द्वारा उसको कवर्ड कर दिया जाता है। और इसमें जो मेन बात आती है, 1 मीटर स्क्वायर नर्सरी जो होती है वो सफिशियंट फॉर 200 मीटर स्क्वायर फील्ड। जो 1 मीटर स्क्वायर में हम इसके नर्सरी लगा देते हैं अगर, तो 200 मीटर स्क्वायर फील्ड के लिए वो सफिशियंट हो जाती है। वहीं अगर बात किया जाए हेंस 45 to 50 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशियंट फॉर 1 हेक्टेयर। अगर बात किया जाए कितने एरिया की ज़रूरत पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए, तो 45 से 50 मीटर स्क्वायर नर्सरी अगर हमारी है तो वो 1 हेक्टेयर एरिया को कवर कर लेती है। और कुछ मेन क्वेश्चन है वन लाइनर जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और वीट का क्रॉप जो है, वीट क्रॉप का, उसका डिटेल हम वीडियो बना करके डाल चुके हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जैसे कुछ अभी बच गया है वन लाइनर क्वेश्चन कि वाइट आई ऑफ राइस किसके कारण होता है, तो वो आयरन के डिफिशियंसी के कारण होता है। राइस के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मेथेन निकलती है। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि मोस्ट मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कौन है? तो हमारा थाईलैंड होता है। और वहीं बात किया जाए बायो फर्टिलाइज़र फॉर राइस, तो कौन सा होता है? तो वो एजोला होता है। और हाइब्रिड राइस जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रिलीज़ की गई है पहली, वो कौन सी थी? तो PHB 71 था। तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट डाल दूंगा, इसलिए कहता हूँ आपसे चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये गारंटी है। बस आप लोग जुड़े रहिए साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेशर नहीं कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ICR नेट एकेडमी आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे एक भी वीडियो शाम तक मैं वो वीडियो आपको दे दूंगा जो वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्रॉप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।